नमस्कार दोस्तों, जीएस ओनली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पॉलिटी का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं आज से। और आज मैं बेसिकली आउटलाइन डिस्कस करूंगा कि हम इंडियन पॉलिटी को कैसे डिस्कस करने वाले हैं अपनी चैनल पे। आप सबका जीएस ओनली चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और अगर आपने ये चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से आपको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो ये वीडियो को भी शेयर करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा उसकी आउटलाइन कि हम कैसे जीएस ओनली चैनल में इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इंडियन पॉलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। आज तो हम आउटलाइन ही डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक में से क्या पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं मोटो नहीं रखा हूँ, लेकिन जब हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर्स बाय चैप्टर डिस्कशन शुरू करेंगे तब ज़रूर से एक मोटो डिस्कस करेंगे, राइट। मैं पहले आपको बताता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये चारों वर्ड अलग अलग वर्ड है, चारों इंग्लिश वर्ड है और चारों वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। हमें क्या स्टडी करना है वो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमें इंडियन पॉलिटी डिस्कस करना है, हमें इंडियन पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना है, हमें इंडियन पॉलिटिकल डिस्कस नहीं करना है दोस्तों, राइट। हमें इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पॉलिटी, ओके। मतलब पॉलिटी का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटी का अगर माने तो बंधारण, इंडियन पॉलिटी मतलब भारतનું બંધારણ, गुजराती में ये बोलते हैं भारत का बंधारण, हिंदी में बोलते हैं, राइट। पॉलिटी का मीनिंग होता है एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो एक सेट ऑफ रूल से बना होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब कोई भी स्टेट होता है, उसकी जो गवर्नमेंट होती है उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसके रूल्स क्या है, वो जो होता है वो पॉलिटी होता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बस एक समझ लीजिए एक किताब ही है, जो किताब हमें गवर्नमेंट कैसे चलेगी, कैसे डायरेक्ट होगी और उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, उसमें कौन कौन सी पद होगी, कौन कौन सी आर्टिकल्स होंगे, कौन कौन से बेस पे क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें लिखी गई होती है। उसमें ये नहीं भी बताया होता कि भाई बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बताएगी या कांग्रेस राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाएगी, नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल मैटर हो जाती है और उसको हमें स्टडी नहीं करना है, हमें स्टडी करना है इंडियन पॉलिटी, राइट। वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट। हाँ, हम ये नहीं बताएंगे कि बीजेपी ने इतना करप्शन किया या कांग्रेस ने करप्शन किया, लेकिन हम ये ज़रूर से बताएंगे कि अगर कोई भी करप्शन करता है तो उस पर क्या चार्जेस हो सकते हैं और वो कौन सी बंधारणीय संस्थाएं हैं, जैसे सीबीआई है या दूसरी से बंधारणीय इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कैग है, राइट। सीबीआई इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सॉरी, लेकिन कैग जो है, राइट। ये जो बॉडीज़ हैं वो कैसे काम करती है वो जानना ज़रूरी है, राइट। पॉलिटिकल का मीनिंग क्या होता है कि कंसर्निंग और रिलेटिंग टू द पॉलिटिक्स, द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, राइट। मतलब कि आप कैसे रूल करोगे, कैसे शासन चलाओगे, वो है। और ये इंडियन पॉलिटी अलग चीज़ है। उसमें बताया गया है कि अगर आप शासन कर रहे हो तो आपको शासन करने के दौरान क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी आपकी सीमाएं हैं, आपके पास क्या राइट्स हैं, राइट, आपके ऊपरी कौन है, और ये सारी चीज़ें आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, आपको किसको साथ लेके काम करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, ओके। पॉलिटी मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ रनिंग स्टेट। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया कि एक बुक है जो लिखी गई है, हैंड रिटन बुक है हमारी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, राइट। वो एक बुक है, वो बुक अगर घर में पड़ी रहेगी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी रनिंग स्टेट में है, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो रही है वो बुक, उसे ही बोलते हैं पॉलिटी, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, जो जिसके बाबा साहेब आम्बेडकर और वो सभी हमारी जो पहली गवर्निंग बॉडी थी उसके जो सभी सदस्यों ने मिलके जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है, बहुत ही अमेजिंग वर्क किया है उन्होंने। काफ़ी सारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा था। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है मोर देन 80 कंट्रीज़ का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई है। उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। हम आगे देखेंगे कितने दिन लगे थे, कितने साल लगे थे, राइट। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन।
So constitution is a body of a fundamental principles or established procedure according to the which a state or the organization is acknowledged or the govern, right? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का सेट और उसकी बॉडीज़ जिसमें वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देती है या किसी स्टेट को डायरेक्शन देती हैं कि आपको ऐसे आगे बढ़ना है। मतलब एक सेट ऑफ रूल्स हैं, राइट? अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई कंपनी का रूल है कि भाई आपको सुबह कंपनी में 8 बजे आ ही जाना है, शाम को 6 बजे तक काम करना है, देट आर दी कॉल्ड द प्रिंसिपल्स, राइट? देट आर दी कॉल्ड द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है। ओके, सो ये अगर आप ये पोजीशन पे हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो दिस आर दी कॉल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली हमारे देश को चलाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बंधारण है, राइट? वही बंधारण के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ओके, नेक्स्ट हम कैसे इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे एनसीईआरटी के जो बेसिक्स है उस पर, और उसके बाद तुरंत ही हम चले जाएंगे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ये बुक का हम चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो पहले मैं आपको इंडियन पॉलिटी की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसके बारे में बताता हूँ कि हर एक किताब में क्या है, राइट? हम कैसे डिस्कस करेंगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी किताब है और जहाँ तक मेरा मानना है हमें ये लक्ष्मीकांत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रदर दैन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि मैं आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूँ, राइट? क्योंकि कभी जो नए कैंडिडेट होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या है, राइट? सो डेमोक्रेसी क्या है, सोशलिज्म क्या है, राइट? सेक्युलरिज्म क्या है, ये सारी टर्म्स उनको पता नहीं होती। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं ये सारी टर्म्स के बारे में पहले डिस्कस कर दूँ दोस्तों, और उसके बाद मैं सीधा इंडियन पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत पे जाऊँगा, राइट? सो चलो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको हम क्या क्या बेसिक देखने वाले हैं। सो ये 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की किताब है, सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ 1, राइट? सो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे पहला ही चैप्टर है गवर्नमेंट क्या है, राइट? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मतलब कि जो जिसमें पब्लिक का शासन रहता है, राइट? वो गवर्नमेंट कैसे काम करती हैं, उसके की एलिमेंट्स क्या है। फिर पंचायती राज सिस्टम क्या है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी, आपने नाम भी सुना होगा, राइट? अशोक मेहता कमेटी, ये सारी कमेटीज़ का नाम सुना होगा। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है, हमारे देश में 3 स्तरीय पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत है और जिला पंचायत है, राइट? सो पंचायती राज सिस्टम हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, मतलब जो गांव में जो ग्राम पंचायत होती है वो कैसे काम करती हैं, उसमें सरपंच जी का काम क्या है, फिर और दूसरे जो ग्राम की ग्राम सभाएं हैं वो क्या काम करती है। सो हम बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कैसे काम करता है दोस्तों। सिमिलरली अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें नगर पालिका, महानगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज़, ये सब आता है, राइट? सो वो सब चीज़ें हम स्टैंडर्ड 6 की ये जो किताब है उसमें से देखेंगे। ये बहुत ही फंडामेंटल बुक है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको आगे इंडियन पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट हम चैप्टर 7 जो स्टैंडर्ड 7 की जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, उसमें हम देखेंगे काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 10, राइट? सो इन द चैप्टर 1 विल अगेन डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी, मतलब कि व्हाट इज़ द इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब कि आर्थिक समानताएं, राइट? पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब पॉलिटिकल समानता, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, राइट? सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें भी इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, राइट? सो हम इक्वालिटी को पहले स्टडी करेंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये चैप्टर 3 मुझे लग रहा है कि डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद इक्वालिटी को लेने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल्स क्या है वो जानना भी ज़रूरी है, राइट? सोशल इक्वालिटी मतलब कास्टिज़म से इक्वालिटी के लिए कैसे रिजर्वेशन आया, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए महिला रिजर्वेशन है कि महिलाएं भी इतनी सीटों पे महिला ही इलेक्शन लड़ेगी, ये जो सारी चीज़ें हैं सो वो हम इसमें जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो चैप्टर स्टैंडर्ड 8 है, राइट? स्टैंडर्ड 8 में हम बेसिकली देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, ओके? और उसमें हम ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स के बारे में, फिर सेक्युलरिज्म क्या है, ओके?
हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए। आपको लगता है कभी कभी हम सोचते हैं जब देश के नेताओं को करप्शन करते देखते हैं तो लगता है कि पार्लियामेंट को ही उड़ा देना चाहिए, राइट। लेकिन हम क्या करें, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है वो यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है। बिना पार्लियामेंट के हमारा देश चल ही नहीं सकता। ओके, सो हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज, मतलब लॉज क्यों चाहिए, जुडिशरी सिस्टम क्या है, राइट। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो कैसे काम करती है, मतलब हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ द जुडिशरी देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्जिनलाइजेशन, राइट, और लॉ एंड सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चैप्टर 10 तक इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें से चैप्टर 6 और 8, 9 मैंने स्किप कर दी है। मुझे लगता है कि उसका डिस्कशन ज़रूरी नहीं है इंडियन पॉलिटी के लिए। ओके, वो थोड़ा सा सोशल लाइफ पे ज़्यादा था। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड 9 पे आ गए हैं और स्टैंडर्ड 9 में एक बुक का टाइटल है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 पार्ट 1। अब ये बुक का टाइटल ही बताता है कि पॉलिटिक्स के बारे में ये बुक है, लेकिन मुझे थोड़ी चैप्टर्स लगा कि ये चैप्टर्स डिस्कस करने चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बता रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तभी जब आपको आगे जाके पता चलेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें डेमोक्रेसी को भी इतना फोकस क्यों किया गया था, राइट। आज भी हम काफ़ी सारी जगह देखते हैं जहाँ पे राजाशाही है, राइट, लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसके साथ ही हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है दोस्तों, राइट। सो वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसी सिचुएशन है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ाइन कैसी है। ओके, फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक सब टॉपिक है इलेक्टोरल सिस्टम, ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब हमें पढ़ना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है उसका डिस्कशन हो जाना चाहिए। सो इसीलिए मैं इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में भी डिस्कशन करूँगा और उसके बाद ही आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़्यादा समझ आएगी। सो ये चैप्टर में से एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और कुछ इंस्टीट्यूशन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे नीति आयोग है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कैग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है। ओके दोस्तों, सो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या क्या राइट्स मिले हैं और वो राइट्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम स्टैंडर्ड 9 में जब एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 10 की जो बुक है उसमें से मुझे सिर्फ 3 ही चैप्टर डिस्कस करने को योग्य लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पे था और पॉलिटिक्स पे था, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें पॉलिटिक्स से मतलब है। लेकिन 3 चैप्टर मुझे लगा कि फेडरलिज़म क्या है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेडरलिज़म ही एक ऐसी चीज़ है जो स्टेट को किसी सेंट्रल के साथ जोड़ी रखती है, राइट। सो हम इंडियन फेडरलिज़म के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो स्टडी करेंगे कि वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो हमारे देश में लगी है उसका आउटकम क्या है, राइट। डेमोक्रेसी से हमें क्या फ़ायदा हुआ है और उसमें बेसिकली चैलेंजेस क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी, ये मेंस के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं दोस्तों तो ये चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी एंड आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम क्लास 10 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास 11 की 2 एनसीईआरटीज़ हैं एक्चुअली। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये बुक है, उसमें काफ़ी सारे टर्म्स हैं, हम टर्म्स ही समझना ट्राई करेंगे। हर एक चैप्टर एक एक टर्म्स में है, लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों कि हर एक टर्म्स को जैसे हम समझ लेते हैं वहाँ तक का डिस्कशन इसमें ज़रूर से करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स मिले हैं, राइट। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर में डिफरेंस क्या है, राइट। जो हमारी पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटर होती है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जीक्यूटिव है। ओके, जो हमारी कैबिनेट होती है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर। फिर हम देखेंगे जुडिशरी सिस्टम, आगे भी जुडिशरी आ गई है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फेडरलिज़म डिस्कस करेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें पंचायत, ग्राम पंचायत, ऑलरेडी आगे से भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा। अगर मुझे सही लगा तो मैं क्या करूँगा कि जो जो टॉपिक्स आगे जैसे लोकल गवर्नमेंट है तो जो स्टैंडर्ड 6 की बुक है उसमें ही आ जाता है, तो इसका चैप्टर 8 और स्टैंडर्ड 6 के जो चैप्टर हैं उसको साथ में जोड़ दूंगा, आपको बता दूंगा कि ये 6 स्टैंडर्ड का है, 11 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में है। ओके, सो एक टॉपिक का डिस्कशन साथ में हो जाएगा दोस्तों। आई होप यू आर गेटिंग। ओके, सो हम वही करेंगे।
और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक रनिंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश को चला रहा है। और फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम ये 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में पार्ट 1 में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल थियरी, 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक है और उसमें भी टर्म्स ही हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है। स्वतंत्रता का मीनिंग ये नहीं कि हम किसी का खून कर दें, राइट। स्वतंत्रता का बेसिक मीनिंग क्या है वो हम इसमें समझेंगे। इक्वालिटी क्या है वो देखेंगे। सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक जस्टिस क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है, हमारी जो सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे हम बोलते हैं कि हम भारतीय है, राइट। हमारे यहाँ हम ये नहीं बोलते कि हम गुजराती है, या हम बंगाली है, या हम महाराष्ट्रियन है, राइट। जब स्टेट की बात होती है तब आ जाती है ये चीज़ें, लेकिन जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, जब हम कहीं और जगह जाके रिप्रेजेंट करते हैं, तब यही हमें जानना ज़रूरी है दोस्तों कि हम यही बोलते हैं कि हम इंडियन हैं और कुछ नहीं। ओके, सो सेक्युलरिज्म क्या है वो हम देखेंगे। और फाइनली हम एक टर्म देखेंगे, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे बोलते हैं और वो क्या है। ओके, सो ये स्टैंडर्ड 11 की एनसीईआरटी हो गई दोस्तों। उसके बाद स्टैंडर्ड 12 की 2 एनसीईआरटी की बुक्स है, पॉलिटिक्स इन द इंडिया सिंस द इंडिपेंडेंस। मैंने सारे चैप्टर्स इसके देख लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिटी के लिए मुझे ये डिस्कस करना चाहिए दोस्तों, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इंटरेस्ट पड़ता है पॉलिटिक्स में भी ये देखना है मुझे, और इंडिपेंडेंस के बाद में पॉलिटिक्स में क्या क्या घटनाएँ हुई हैं, तो आप एक बार नज़र कर लीजिए। लेकिन इंडियन पॉलिटी के लिए आई डोंट थिंक कि हमें इसमें से कुछ भी डिस्कस करना चाहिए। ओके, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया है। और अगर जब टाइम मिला तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिटी के लिए हमें ये डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम सीधे कहाँ चले जाएंगे? हम सीधे चले जाएंगे इंडियन पॉलिटी बाय द लक्ष्मीकांत। बहुत ही शानदार बुक है, फंडामेंटल्स के साथ बुक है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई की नॉवेल पढ़ रहे हैं जब ये बुक पढ़ते हैं दोस्तों, राइट। सो एक बात समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बुक है। ये उसका 6th वर्जन है और उसमें 6 नए चैप्टर्स हैं। वो सारे हम नए वर्जन को ही फॉलो करेंगे। और कौन कौन से चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चैप्टर 1 एंड 2 में बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग डिस्कस होगा। उसके बाद चैप्टर 3 एंड 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं और प्रियम्बल के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद 5th एंड 6th जो चैप्टर है उसमें यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम 7th एंड 9 में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 10 एंड 11 में अमेंडमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 12 एंड 15 पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एंड द इंटर स्टेट रिलेशंस, ये सारे चैप्टर्स डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस, हम देखेंगे कि इमरजेंसी के टाइम में हमारे लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, राइट। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, पॉलिटिकल इमरजेंसी क्या है, वो सारी बातें हम देखेंगे। आर्टिकल 356, 365, 360, ये सारे आर्टिकल्स के बारे में हम उसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमिटीज़, वो कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 22nd एंड 23rd चैप्टर में कि पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या है, राइट। चैप्टर 26 एंड 27 में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है और जो जुडिशरी रिव्यूज़, जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यूज़ के जो राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट कैसे यूज़ करती है और कैसे काम करती है। फिर जब चैप्टर 30 ऑनवर्ड्स हम स्टेट के बारे में देखेंगे और स्टेट में जैसे गवर्नर जी का राइट्स क्या है, गवर्नर की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनके फिर चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर कैसे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, हाई कोर्ट क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और बाद में जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, जैसे जो हिली स्टेट्स हैं, राइट, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, फिर गुजरात के लिए कुछ राइट्स हैं, महाराष्ट्र के लिए कुछ राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 37 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 38 एंड 39 में हम पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में देखेंगे कि म्यूनसिपैलिटीज़ कैसे काम करती है और पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करता है, राइट। सो
बेसिकली हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं कि जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत है, जो बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता कमिटीज़ वगैरह कमिटीज़ ने जिसको जिन्होंने बताया था हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए, जिन्होंने सजेशंस दिए थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आइडियली हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में देखेंगे। ओके, उसके बाद हम चले जाएंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी लिखी गई है, राइट। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन इलेक्शन कमीशन, उसके बाद देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो, फाइनेंस कमीशन, राइट, आर्टिकल 280 जो फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करता है, जैसे प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हर 5 साल पे नियुक्त करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे जीएसटी के बारे में, ये नया चैप्टर है, और जीएसटी काउंसिल के बारे में, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, राइट, 3 टाइप के जीएसटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे दोस्तों। फिर हम देखेंगे चैप्टर 47 एंड 50 में हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, फिर नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, फिर नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ये जो बैकवर्ड क्लासेस का नेशनल कमीशन है वो अभी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है रिसेंटली, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में उसका स्थान आ गया है। पहले वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम पढ़ते थे। ओके, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो स्पेशल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे दोस्तों। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम कैग के बारे में देखेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में देखेंगे, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में देखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम चैप्टर 54 एंड 56 में देखेंगे नीति आयोग, एनएचआरसी एंड एसएचआरसी, राइट, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस और स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर। ये जो हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये 54 ऑनवर्ड्स हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डिस्कशन शुरू हो जाएगा दोस्तों। और 57 एंड 60 वहाँ तक हम देखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीआई, सीवीसी, ये कैसे काम करती हैं, ये सारी बॉडीज़ कैसे काम करती है वो डिस्कशन करेंगे। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ओके, अब आगे देखेंगे हम लोकपाल और लोकायुक्त, सबसे इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए कैसे काम करती है वो भी इसमें पढ़ेंगे। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए कैसे काम करता है, फिर एनडीआरएफ क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे काम करती है। चैप्टर 64 में हम बेसिकली वही डिस्कस करने वाले हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे काम करती हैं, और उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या काम है, और वो कैसे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो हमारी एग्रीकल्चर को बहुत ही सपोर्ट करती है दोस्तों, सो वो जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 71, 72 एंड 76। बीच में से कुछ चैप्टर्स नहीं डिस्कस करेंगे, मुझे नहीं लगता कि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की इनिशियली तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर्स ज़रूरी हैं। मैंने स्किप कर दिया है, आपको ज़रूर लगता है, आप एक बार देख लेना, और कोई डाउट्स हैं हम ज़रूर से उसके डाउट सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर 71 में इलेक्शन के बारे में देखेंगे, इलेक्शन के लॉज देखेंगे, और 76 में हम देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, जो हमारे शेड्यूल आई थिंक 10 में है, राइट। सो एंटी डिफेक्शन लॉ में ये कोई जैसे किसी ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो उस पर क्या रूल लगेंगे, राइट, वो कब छोड़ सकते हैं, और उन्होंने कब छोड़ी है तो क्या सिचुएशन होगी, वो सारी चीज़ें दोस्तों उसमें डिस्कस होगी। ओके, और उसके बाद हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी, कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी कौन से फंडामेंटल्स पे काम करती है। सो 79 नंबर का चैप्टर हम इसमें देखेंगे। सो वी विल सी दीज ऑल द थिंग्स इन द इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम कैसे पॉलिटिकल डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी की जो टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स देखेंगे, और जहाँ तक पॉसिबल होगा, जैसे स्टैंडर्ड 6 है तो उसका एक लेक्चर में सारे ही टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। चैप्टर 7 होगा वो स्टैंडर्ड 7 होगा वो दूसरे लेक्चर में, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। लेकिन जब हम लक्ष्मीकांत पे आएंगे दोस्तों, तो ये जो चैप्टर्स मैंने ज्वाइन किए हैं वैसे हमारे लेक्चर्स हो गए, मतलब चैप्टर 1 एंड 2 मैं ट्राई करूँगा साथ में डिस्कशन हो जाए, और चैप्टर 3 एंड 4 साथ में डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन कहीं पे ऐसा लगेगा कि नहीं, उसको डिवाइड करना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम यही 2 चीज़ डिस्कस हो सकती हैं, उसके बाद वीडियो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो वो मैं डिवाइड कर दूँगा।
सो लक्ष्मीकांत में मैं पूरा थरली डिस्कस करूंगा और जो एनसीईआरटीज़ होगी उसमें आपके अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट के बारे में, हमारे देश के सोशलिज्म, फंडा फेडरलिज्म, फिर इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये टर्म्स के बारे में ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हम ज़्यादातर फोकस करेंगे लक्ष्मीकांत पे। सो आपके कोई सजेशंस हैं दोस्तों, तो आप सबके सजेशंस का स्वागत है यहाँ पे। और आप मुझे बता सकते हो कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे करना है, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ज़रूर से वो देखूँगा और ज़रूर से उस पर काम भी करेंगे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर पाएंगे तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस को लाइक करें और ये वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो आप सबका वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई स्टेट की कोई भी पीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है और आप ये चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट टू gsonly2020@gmail.com। आपका तहे दिल से स्वागत है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा सकते हो तो आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों ये चैनल को जुड़ने के लिए। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड स्टे इन टच।